हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स, जो आपका चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में हम लोग बात करेंगे आज मोमेंटम के बारे में। और मोमेंटम के साथ साथ, क्योंकि मोमेंटम पे बेस्ड आपका न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं आज पहले मोमेंटम के बारे में। व्हाट इज़ मोमेंटम? तो मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जनरल डेफिनेशन आप कह सकते हैं। मोमेंटम इज momentum of a body is the product of its mass and velocity। मोमेंटम क्या है? किसी भी बॉडी का मास को अगर हम क्या करें, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोमेंटम पता चल जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है इन द सेंस, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे यहाँ देखिए P बराबर m इंटू वी, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक जीरो होता है तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो पूरा का पूरा मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब मोमेंटम का SI यूनिट की बात करें अगर, तो मोमेंटम देखिए, मास का क्या निकलेगा? kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आपको रिलेट करने को कहा जाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड डेराइव SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स में और आपके ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि SI यूनिट जो डेराइव SI यूनिट है, वैसे तो SI यूनिट आपका स्टैंडर्ड जो है वो न्यूटन है, बट डेराइव्ड आपको निकाल के दिखाया गया था, वो क्या है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है। तो यही फ़र्क है आपका फोर्स और मोमेंटम के SI यूनिट्स में। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर आपको बोला जाए व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, तो हम लोग डायमेंशन जो है निकालना सीख गए थे फोर्स का। तो अभी आप जो है यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? डायमेंशन इसका पता लगा सकते हैं। देखिए kg क्या है? किलोग्राम। क्या ये मास है? बिल्कुल मास है। यहाँ से ये हो जाएगा मास के लिए लिखेंगे m। उसके बाद मीटर, क्या ये लेंथ है? बिल्कुल लेंथ है। और सेकंड, क्या ये टाइम है? बिल्कुल टाइम है। तो टाइम t⁻⁻1 ml, t minus 1 is the dimension of momentum. What is this? This is dimension of momentum, और momentum is denoted by p, dimension of p equals to ml t minus 1। अब अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे, जिसको आप नीचे कमेंट में क्या कर सकते हैं? आंसर कर सकते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पेस। हमारा जो स्पेस है दुनिया में, ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, जिस स्पेस में हम लोग यहाँ लाई करते हैं, जिस यूनिवर्स में, उसके कितने डायमेंशंस हैं, ये चीज़ आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मोमेंटम के बारे में। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि मोमेंटम जो है एक्चुअली में होता क्या है। अब मान लीजिए मोमेंटम क्या है? एक तरह का इफ़ेक्ट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जहाँ भी हम लोग को दिखता है, अगर मोमेंटम को मिनिमाइज हम ना करें तो यहाँ डिस्ट्रक्शन वाला फोर्स क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम हमको कहाँ दिखता है? कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग। देखिए कोई एक इंसान है, मान लीजिए हम लोग क्या करा रहे हैं, एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं जिसमें हम लोग लॉन्ग जंप करा रहे हैं। अब यहाँ पे एक फील्ड जो है उसको डग कर दिया गया, फील्ड को क्या कर दिया गया? डग कर दिया गया। और ये फील्ड को डग करके हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग जंप और हाई जंप कराते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं? बारी बारी से आके यहाँ पे जंप मारते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे अपने प्रदर्शन का मुजाहरा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ से रनिंग कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, और आने के बाद क्या कर रहे हैं? ये जंप मार के ये दूर पे जाते हैं। तो जंप मार के जो दूर पे जाता है, तो बॉडी में क्या है? मास है। सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होती है? मास होती है, मास। और क्योंकि ये रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें क्या होगी? इसमें वेलोसिटी भी होगी। तो मास और वेलोसिटी जब दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा? p, डैट इज़ मोमेंटम। तो यहाँ अगर मोमेंटम की हम लोग बात करें,
तो बॉडी क्योंकि रनिंग में है, उसमें मास है और उसकी में वेलोसिटी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर हमें क्वांटिटी देगा, डेट विल बी कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम को अगर हम कम ना करें तो क्या हो जाएगा, अगर आपको एक पत्थर वाली ज़मीन या सूखी ज़मीन पे बोल दिया जाए जंप करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आप दूर तो जंप कर लेंगे लेकिन उसके बाद आपको जो है चोट लगनी ही लगनी है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को मिनिमाइज़ करते हैं, और मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, वहाँ की मिट्टी को थोड़ा डग कर देते हैं, खोद देते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो मोमेंटम है ये मिनिमाइज़ हो जाता है हल्की मिट्टी में, और थोड़ा सा मिट्टी धंसने के कारण हमारा फोर्स जो है मिट्टी में ट्रांसफ़र हो जाता है ईजिली, और हम लोगों को जो है चोट भी नहीं लगती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम को हमने मिनिमाइज़ किया। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं कि सब लोग जानते हैं, काफ़ी मशहूर खेल है हमारे देश का क्रिकेट, ठीक है। एक फील्ड बना लेते हैं जिसमें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं जो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब कोई है एक यहाँ जिसके हाथ में मान लेते हैं कि बैट है, और कोई एक बॉलर है जो क्या कर रहा है, इधर से बॉलिंग कर रहा है। बॉलर है जिसके हाथ में बॉल है, ये बॉल को क्या किया, हिट किया। अब एक प्लेयर है कहीं पे इधर इस साइड में बाउंड्री के पास, तो ये जो बॉल हिट करेगा ये बॉल क्या हो जाएगा, बॉल को किसी अदर कलर से दिखा देते हैं, लेट अस सपोज इस कलर का। ये जो बॉल था इनके हाथ में, ये बॉल इसने हिट किया, ये प्लेयर के बैट से टकरा है, बैट से टकरा के यहाँ पे आएगा। अब लेट अस सपोज यहाँ पे कैच आ रहा है, तो ये जो बंदा यहाँ खड़ा है, जो भी है प्लेयर, इसको कैच लेना है। तो अगर ये क्या करे, डायरेक्ट अपने हाथों को बढ़ा दे और अपने हाथों को रिजिड कर दे, तो इसको डेफिनेटली चोट लगनी ही लगनी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉल में क्या है, मास है, और मास है उसके साथ साथ ये बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसे वेलोसिटी भी, तो दोनों मिला के इसमें मोमेंटम हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम को मिनिमाइज़ करने के लिए, जो लोग क्रिकेट खेले होंगे कभी तो उनको पता होगा कि जब भी हम फील्डिंग करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमारे हाथों को हमको थोड़ा सा पीछे क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है जब भी हम कैच लेते हैं। तो पीछे खींचने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा मोमेंटम जो है वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके वजह से हमें क्या जो है, हम चोट लगने से हम लोग बच जाते हैं। तो ये बॉल क्योंकि वेलोसिटी था बॉल में, उसमें मास था, तो जब भी जिस बॉडी में क्या हो जाएगा, तो इस तरह हमें पता चला किसी भी बॉडी में जब क्या हो जाएगा, मास होगा और वो बॉडी मूव कर रहा होगा, मूव होगा तभी वेलोसिटी होगा, तो उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर्टी पाया जाएगा, कह सकते हैं एक क्वांटिटी पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसको क्वांटिटी कहेंगे, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटी जिसको मोमेंटम कहेंगे, और ये मोमेंटम उस बॉडी में एक्वायर जो होता है, कैसे एक्वायर होता है, उसका मास इनटू उस बॉडी की वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितना बॉडी हैवी होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, लेकिन अगर बॉडी में वेलोसिटी भी है तब वो और ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द क्वांटिटीज़ on which the momentum is depend upon. Momentum is directly proportional to mass of the body. दो बॉडी है, एक 1 kg का है और एक 5 kg का है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो मोमेंटम इस बॉडी का ज़्यादा होगा, नंबर 1। दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर एक चीज़ को रिलेट कर रहे हैं तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इसको हमको कांस्टेंट रखना है दोनों केस में, ऐसा नहीं कि चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे तो इफेक्ट करेगा। उसके बाद मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड मास इज केप्ट कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं दो बॉडी है, 2 kg का, 2 किलोग्राम का, ठीक है, मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर जाएगा अगर मास कांस्टेंट है। अगर किसी एक बॉडी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है या 50 मीटर पर सेकंड है, एक दूसरे बॉडी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, और इसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम को ज़्यादा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रेक्स का अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का ऐसा यूनिट हम लोग देख लिए, kg मीटर पर सेकंड। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम हम लोग देख लिए MLT-1, जो कि फोर्स से थोड़ा सा ही अलग है, बस एक टाइम का अलग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब मोमेंटम के बेसिस पे जो है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है,
जिसको हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो आइए देख लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए मोमेंटम अगर हम लोग बात बोलेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमको क्या करना है, फोर्स लगाना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो इसमें मास m है। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट रेट से फोर्स लगाते हैं, डिफरेंट रेट से क्या कर लेते हैं, फोर्स लगाते हैं। F इस पर फोर्स लग रहा है। और मोमेंटम के बारे में एक और चीज़ आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा, इट इज़ p, यानी मोमेंट। क्यों, क्योंकि p बराबर m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और प्रोडक्ट ऑफ मास स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को आप p ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि मोमेंटम का क्या रोल है, क्यों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। तो देखिए एक बॉडी है आपके सामने वाइट कलर की, जिसका मास m है, ग्रीन कलर में दिखाया गया है, और ऑरेंज कलर में फोर्स को डिनोट किया गया। अब एक फोर्स लगाते हैं बॉडी को, अगर मास उसका कांस्टेंट रखें तो क्या आप बता सकते हैं कि उस बॉडी में अगर हमको वेलोसिटी लाना है तो हम एक बार 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, एक बार 10 न्यूटन का। तो अगर वेलोसिटी 2 न्यूटन से भी आ जा रहा है तो बताइए कि किस केस में वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, किस केस में वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली ज़्यादा जब ताकत लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। माइंड फोर्स इज मोर, फोर्स क्या हो जाएगा, इज मोर देन वेलोसिटी इज मोर, फोर्स इज मोर देन वेलोसिटी इज मोर। अब जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम किस पे, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर मास कांस्टेंट है तो m इंटू वी, तो जब वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी ज़्यादा, देन क्या हो जाएगा, सो p इज़ मोर, p मतलब मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब क्या हो जाएगा, जब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास अगर किसी भी बॉडी में फोर्स जब ज़्यादा लगाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम इंक्रीज़ होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम, रेट बोलने का मतलब पर यूनिट टाइम, अगर आप रेट लगा रहे हैं तो पर यूनिट टाइम नहीं बोलेंगे, और पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर रेट का यूज़ नहीं कर सकते। तो बोलेंगे द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दोनों में से एक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, यही कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये मतलब क्या है, क्या मतलब है, यही मतलब है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम में चेंजिंग आएगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन भी है, इसको भी देखना है हम लोग को। तो ये लिखते हैं इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा मोमेंटम पे इफेक्ट करेगा, यानी F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसका हमको डिराइव करना है और डिराइव करके प्रूव करना है, प्रूव डैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। न्यूटन सेकंड लॉ में आप लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ से लाना है, इसी से हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है इसको डिराइव करने का। तो जो डेरिवेशन है वो क्या करता है, कभी कभी आपको बोल देता है डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कहाँ है मास एक्सेलरेशन, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ,
फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन कहाँ है, यहाँ है आपका राइट कॉर्नर। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको जो है प्रूफ करना है। कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है और कभी कभी प्रूफ बोलता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप प्रूफ करके दिखाइए। तो यहाँ तक रखते हैं आज का क्लास, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ का प्रूफ। उसके बाद फिर अब न्यूटन सेकंड लॉ का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या होता नहीं होता, इसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, एक्शन एंड रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।